चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी। कैबिनेट के फैसलों को लेकर के उन्होंने ब्रीफ किया, जानकारी दी। कहा 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिली है। इस कैबिनेट बैठक में 2030 तक 30 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्थान की इकोनॉमी का लक्ष्य है। हर गांव में शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार मिलेगा। 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। एम्स की तर्ज पर जयपुर में रिम्स को विकसित किया जाएगा। कैबिनेट में प्रदेश की नई भूमि आवंटन नीति को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत जयपुर में 3500 करोड़ में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सोलर कंपनियों को एक पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाने होंगे। अगर एक पेड़ काटा जाता है तो बदले में 5 पेड़ लगाने होंगे। जहां जहां सोलर प्रोजेक्ट आएंगे वहां CSR का इस्तेमाल होगा। साथ ही बताया कि टोल टैक्स संशोधित किया गया है, जिससे टोल भी कम होगा और जयपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। राजस्थान सरकार का कैबिनेट बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के हित में, राजस्थान के युवाओं, महिलाओं, किसानों और हर साधारण व्यक्ति के फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राजस्थान का उज्जवल भविष्य हो, उनके रास्तों को आज अप्रूव करा गया है। एक योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट आज अप्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसी की तर्ज पर, उसी राह पर, उसी विजन पर राजस्थान भी माइलस्टोन से पार करते हुए जो लक्ष्य हर साल के हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2047 तक विकसित राजस्थान बने, उसके लिए एक नक्शा बना है। ये रोड मैप नीति आयोग और विशेषज्ञों के साथ, सभी जो विभाग हैं उन सब के विशेषज्ञों के साथ बैठकर ये बनाया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप 13 सेक्टर जैसे टूरिज्म हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, इंडस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एजुकेशन हुआ, स्किल, ये ऐसे 13 सेक्टर और 45 डिपार्टमेंट्स के इनपुट इसके अंदर लिए गए हैं और उन सब के अंदर इसमें काम होगा। इस डेवलपमेंट का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हर गांव के अंदर शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, हर युवा को ये अवसर मिलेंगे और राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान की पहचान और बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचे। हम जितना विकास करेंगे 2047 तक विकसित और समृद्ध राजस्थान बनेगा, उसके साथ हम चाहेंगे कि हमारे नागरिक भी स्वस्थ रहे और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जिसकी वो अपेक्षा रखता है। और इसीलिए आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से हम एक विधेयक आगामी सत्र में लाएंगे और इसकी बजट घोषणा हमारे वर्ष 2024-25 में हुई थी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे सुदृढ़ और बेहतर किया जावे, आम आदमी तक की पहुंच तक किया जावे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित हैं और उन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमारा RUSS है का विस्तार करते हुए
राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में ऐसा ही इंस्टीट्यूट विकसित करेंगे जो एम्स की तर्ज पर होगा। एक तरह से एम्स की सारी सुविधाएं होगी और इसमें PG स्तर का एकमात्र हमारा ये इंस्टीट्यूट होगा। साथ ही साथ सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जो कैंसर संस्थान चल रहा है वो भी इसके अंदर में आएगा। इतना ही नहीं, इस इंस्टीट्यूट में सुपर स्पेशलिटी की स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिक को मिलेगी और हमारा शासन का प्रमुख मुख्य सचिव जो है वो इस RIMS के अध्यक्ष होंगे और इसी की तर्ज पर एक खोज समिति बनेगी जो फैकल्टी का आने का नियुक्ति करेगी। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हो, स्टाफ हो। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्मचारी के रूप में इसका संचालन होगा। तो देखिए, बैठक के बाद भी महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर के मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने जानकारी ब्रीफिंग के जरिए साझा की गई। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, आज की कैबिनेट की बैठक के बाद और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बहुत सारी ऐसे विकास योजनाएं या फिर कहें कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और एक नया विजन डॉक्यूमेंट सेट करने के लिए जिन नीतिगत विषयों पर मंजूरी मिली है कैबिनेट की, वो महत्वपूर्ण है। एक बार जानकारी दर्शकों को दे दीजिए, किस तरह से लाभान्वित होंगे राजस्थान वासी इन सभी योजनाओं के जरिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोशिश यही की गई है कि भविष्य में राजस्थान को और ज्यादा आगे पहुंचाए। लेकिन अगर हम एक एक फैसले पर गौर फरमाएंगे तो कई बड़े फैसले हैं जो काबिले तारीफ कहे जा सकते हैं। जैसे एम्स की तर्ज पर रिम्स को लेकर जो हरी झंडी मिली है, तो ऐसे ही जयपुर में भी एम्स की तर्ज का एक अस्पताल हो जो SMS से भी एडवांस हो। हाँ। और जहां आने के बाद व्यक्ति ये ना सोचे कि अब मुझे एम्स में जाने की जरूरत है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट 2047 का रोड मैप तैयार करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी में 10 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। सोलर एनर्जी की बात करें या फिर विंड एनर्जी की, दोनों एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात, क्योंकि जो इस ऊर्जा की तरफ चल रहे हैं, तो दूसरी एक बड़ी समस्या ये आती है कि जो खेजड़ा हो या फिर दूसरे अन्य पेड़ हो, बबूल हो या अन्य जो दूसरे पेड़ हो रेगिस्तानी, वो कई बार कटने की नौबत आती है। तो यहाँ पर शर्त यही होगी कि एक पेड़ यदि कटेगा तो 5 पेड़ लगाए जाएंगे। और वहाँ जहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पर CSR फंड का इस्तेमाल होगा, चाहे विद्यालयों में हो या अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है जनता की, उसके लिए हो। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें दोनों एनर्जी आ जाती है, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। और एक्सप्रेस वे हाईवे है, स्टेट हाईवे जो है एक्सप्रेस हाईवे, उनमें टोल चार्जेस कम करने की कवायद है, जिसको हरी झंडी मिल गई है। टोल नियमों में संशोधन किया जाएगा। 2015 के जो टोल नियम हैं उनमें संशोधन के बाद यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि लोगों को राहत मिले। अब देखते हैं कि कितना लोगों को राहत दी जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि सड़कों की स्थिति सुधर सकेगी, क्योंकि जो कई बार सड़कों की स्थितियां बहुत ज्यादा ठीक नहीं होती है, टोल भी कट जाता है, ऐसी स्थितियां कई बार आती हैं। तो जयपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो टोंक रोड पर 3500 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, एक 3500 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट है ये। यहाँ 7000 सीट का कन्वेंशन सेंटर बनेगा और 2 होटल भी यहाँ पर बनेंगे। दिल्ली के मंडपम की तर्ज पर आप अंदाजा लगा सकते हैं 3500 करोड़ एक बड़ी अमाउंट होती है। और दिल्ली में जो मंडपम जिस कंपनी ने बनाया था उसी कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है और इसके लिए 150 करोड़ का बजट अलग रखा गया है। और ऐसी हवाई पट्टियां जो बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं आ रही हैं, उनके लिए एरो स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरिज्म को स्वीकृति दी गई है। जिन हवाई पट्टियों का या तो कम इस्तेमाल हो रहा है या तो अब उनके जरिए भी सरकार कोशिश करेगी कि हवाई पट्टियां भी का उपयोग भी हो और साथ में एडवेंचर टूरिज्म की दिशा में भी काम हो सके। वहीं यहाँ पर सरकारी भूमियों के आवंटन का जो प्रस्ताव है जो नगरीय क्षेत्रों में होती है, तो उनमें भी कुछ परिवर्तन है उन नियमों में भी।
और विधानसभा में सुरक्षा कर्मियों की पदोन्नति की विसंगति थी, उसे दूर करने का फैसला भी इस कैबिनेट में लिया गया है। जी। और इस बार 3 बिल प्रवर समिति में थे, वो भी लाए जाएंगे। उसके अलावा 25 और 26 तारीख को जो सांसद और सांसद प्रत्याशी और विधायक प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री की समन्वय बैठक होने वाली है, उसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और 1 स्टेट 1 इलेक्शन की दिशा में कोर्ट के आदेशों की पालना की बात कैबिनेट ने कही है कि पालना तो होगी, लेकिन ओबीसी आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक मत्स्य अधिनियम है जो काफी पुराना है, अब उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं जिनमें अनधिकृत रूप से मछली मारने पर सरकार ऐसे लोगों को, क्योंकि अनधिकृत रूप से जब मछलियां मारी जाती है तो जीव हत्या भी होती है और उससे सरकार को भी नुकसान होता है, तो उस दिशा में भी कानून में परिवर्तन सरकार कर रही है। फिर दूसरी तरफ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है उसकी क्रियान्विति की जाएगी, ऐसा बाबूलाल खराड़ी ने कहा। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को लेकर बात कही है कि जिन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जाएगी उनमें 24,308 आदिवासी परिवार लाभान्वित होंगे। पुनर्वास योजना से चारागाह क्षेत्रों वाले लोग जो वंचित रह जाते थे उन्हें एक लाभ मिलेगा। तो ऐसे आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं और चूंकि आज जो 2 मंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं आ पाए थे, वो बारिश के बाद उत्पन्न स्थितियों का जायजा लेने पहुंचे थे, किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेड़ा। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।